जी तो देखें, आज हमारा डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि किस तरह जर्नल एंट्रीज करते हैं और फिर जर्नल एंट्रीज को देख के किस तरह अकाउंट बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट अकाउंट किस तरह बनाना है, क्योंकि पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाने का ही आता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपसे एंट्रीज मांगता है और फिर आपने एंट्रीज के बाद लेजर बनाना होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि जब भी एसेट खरीदना है या एसेट पर एक्सपेंस करना है तो उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे होगी कैश के नाम से, और हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया करेंगे हम अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। बस इतनी रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने हर साल बैलेंस निकाला करना है और उसे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया करना है। रिपीट कर देता हूँ, पहला स्टेप है जब भी एसेट खरीदना है या एसेट पर एक्सपेंस करना है तो इसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड पे आएगी कैश के नाम से। फिर हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया करनी है आपने क्रेडिट साइड पे, वो जो भी रेट और मेथड उसने बताया होगा उसके हिसाब से करना है। और फिर थर्ड स्टेप है आपने कि टोटल करके बैलेंस निकाला करना है और उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया करना है। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। जी तो देखें, कहता है कंपनी परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को उसने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमने कंप्यूटर अकाउंट बनाना है। दूसरी बात, खरीदा है तो कैश के नाम से डेबिट में रिकॉर्डिंग करेंगे और जिस तारीख को खरीदा है उस तारीख को हम लिख के रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी 1 जुलाई 2015। तो ये देखिए हमने रिकॉर्डिंग कर ली, हमने लिखा 2015 ईयर लिखा, उसके नीचे 1 जुलाई जिस तारीख को हमने ये एक्सपेंस किया है वो लिखा, और फिर कैश के नाम से हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 1 लाख रुपए का एसेट था, हमने 1 लाख रुपया यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता दी कंपनी डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट कंप्यूटर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एट 20% पर एनम। ये भी मैंने मेथड्स पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने डेफिनेशन में इसके मुख्तलिफ नाम भी पढ़ लिए थे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे चार्ज करते हैं जितने का हमने वो एसेट खरीदा होता है। तो क्योंकि ये हमने एसेट 1 लाख रुपए का खरीदा है, इट मीन्स हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 20% होगी और हमेशा 1 लाख पर ही होगी। आगे पढ़ लेते हैं। कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी उसने क्लोजिंग तारीख बता दी है कि हर साल कंपनी क्लोज करती है 31 दिसंबर को। इट मीन्स हमारी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 31 दिसंबर हुआ करेगी हर साल। और ये भी मैंने अभी बता दिया आपको कि हर साल के एंड पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया करनी है और वो क्रेडिट साइड पे आएगी। इसलिए देखें 2015 लिखा हमने क्रेडिट साइड पे और तारीख लिख दी 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट, और फिर हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से रिकॉर्डिंग कर ली। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करनी है वो देखें, नीचे मैंने वर्किंग में शो कर दिया है। 1 लाख पे कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। जब मैंने मेथड का डिफरेंस बताया था कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, तो आपको ये क्लियर कर दिया था कि हमेशा पहले साल जो भी डेप्रिसिएशन आएगी वो जितने का एसेट खरीदेंगे उसी पे आएंगी, दोनों मेथड की दफ़ा। रिड्यूसिंग बैलेंस में भी ऐसे ही करना है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में भी ऐसे ही करना है। तो देखें हमने 1 लाख पे डेप्रिसिएशन ली 20% है, इसलिए मल्टीप्लाई लिखा 20 डिवाइडेड बाई 100। और फिर देखें जुलाई में हमने एक्सपेंस किया था, यानी जुलाई में हमने ये सेट खरीदा था। जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक ये हमारे पास 6 महीने बनते हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 6/12, यानी 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो उसकी अमाउंट निकल आई हमारे पास 10,000। इतनी रिकॉर्डिंग के बाद आपको मैंने बताया था क्या करना है, टोटल किया करना है, टोटल के बाद बैलेंस निकाल लेना है। तो टोटल का तरीका सुन लें। हमेशा आपने डेबिट साइड की जो अमाउंट होगी उसको टोटल में लिखना है, यानी 1 लाख अमाउंट है उसको हम टोटल में लिखेंगे डेबिट साइड में भी, और यही 1 लाख आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड के टोटल में भी। फिर आपने इस 1 लाख में से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकली है 10,000, इसको माइनस करना है। जो डिफरेंस है वो बैलेंस के नाम से आपने डेप्रिसिएशन के नीचे लिख दिया करना है। तो बैलेंस के नाम से जब हमने डेप्रिसिएशन के नीचे लिख दिया वो हमारे पास अमाउंट आ गई बैलेंस 90,000। इसको आपने लिखना है बैलेंस कैरी डाउन, यानी बैलेंस आगे कैरी करना है हमने। और 31 दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट डेट बनती है वो हमारे पास आ जाती है 1 जनवरी।
तो पिछला साल था 2015। तो देखें नेक्स्ट जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ईयर लिखेंगे 2016 और डेट लिखेंगे 1 जनवरी। और अब हमने लिखना है बैलेंस बी डी मतलब ब्रॉड डाउन, कि बैलेंस लेकर आए हैं यहाँ पे हम। और कितना बैलेंस, जितना हमारे पास निकला था 90,000। यानी पिछले साल के लिए आपने लिखना है डेप्रिसिएशन के नीचे बैलेंस कैरी डाउन, और हमेशा फिर उससे नेक्स्ट तारीख 1 जनवरी को बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया करना है बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। अब नेक्स्ट ईयर क्योंकि मेथड हम पढ़ रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट का, और इसमें भी आपको बता दिया कि अगले साल भी जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर आएगी, यानी जितने का हमने एसेट खरीदा है उतने पर ही आएगी। और ये बात भी आपको बता दी थी कि डेप्रिसिएशन आपने हर साल चार्ज करनी है। इसलिए देखें जब हम 2016 रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके डेबिट में कैश नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमने एसेट दोबारा से परचेज नहीं किया, इसलिए कैश नहीं लिख रहे, सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है। जबकि क्रेडिट वाली साइड पे वैसे ही डेप्रिसिएशन लिखनी है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि हमने हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया करनी है। इसलिए देखें फिर से हमने 2016 के नीचे तारीख लिखी है 31 दिसंबर, क्योंकि क्लोजिंग तारीख बनती है 31 दिसंबर, और रिकॉर्ड कर ली हमने डेप्रिसिएशन। इसकी वर्किंग देख लें कैसे की है, सेम वैसे ही 1 लाख पे 20% लेना है हमने, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। और इस दफ़ा मल्टीप्लाई किया हमने इसको 12/12 से, क्योंकि अब जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीने पूरे बन रहे हैं। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20,000। तो ये वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आई है हमारे पास 20,000। डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखने के बाद फिर से आपने वही काम करना है कि डेबिट साइड का टोटल आपने दोनों तरफ लिखना है। अब डेबिट साइड में हमारे पास वैल्यू है 90,000, तो यही 90,000 की वैल्यू को हमने डेबिट साइड के टोटल में भी लिखना है और क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखना है। और वैसे ही फिर इस टोटल में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन के नीचे बैलेंस लिख देना है। टोटल था 90,000, इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट 20,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास रह जाएगा 70,000। तो फिर वैसे ही इस 70,000 के बैलेंस को अब हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा बनेगा 2017 की 1 जनवरी। तो देखें इधर रिक्वायरमेंट में देख लें, उसने रिक्वायरमेंट में हमें कहा हुआ था प्रिपेयर करना है कंप्यूटर अकाउंट अप टू 2017। जितने ईयर का वो आपको कहेगा आपने उतने साल का अकाउंट बनाना है और उतने साल सिर्फ डेप्रिसिएशन लेते जाने हैं। सिर्फ तब डेबिट में कैश लिखना है जब एसेट खरीदेंगे, वरना जितने साल का अकाउंट का है उसने हर साल आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है और डेबिट में सिर्फ बैलेंस आ जाया करेगा। इसलिए क्योंकि उसने 2017 तक का अकाउंट कहा हुआ है, तो अभी तक हमने 2015 किया, वो ईयर ऑफ परचेज था। फिर हमने 2016 किया जिसमें हमने सिर्फ बैलेंस लिखा। अब सेम उसने 2017 का भी बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ बैलेंस लिखेंगे। तो देखें 2017 लिखा हमने, उसके नीचे 1 जनवरी लिखी पहली तारीख, और उसी तरह बैलेंस लिख दिया जो 2016 का बैलेंस निकला था डेप्रिसिएशन के नीचे जो हमने लिखा था। तो वही 70,000 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सेम पिछले ईयर की तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो हमने हर ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो देखें क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 2017 और क्लोजिंग तारीख आ जाएगी 31 दिसंबर, और उसके आगे रिकॉर्डिंग आ जाएगी डेप्रिसिएशन। अब भी जो वैल्यू डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो फिर से 1 लाख पर ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें 1 लाख का 20% लेना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 12/12 ही करना है, क्योंकि इस ईयर में भी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीने पूरे बन रहे हैं। तो इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी आ जाएगी 20,000। फिर से वैसे ही आपने बैलेंस करना है। देखें डेबिट साइड में था 70,000, इसी 70,000 को आपने टोटल में लिखना है दोनों साइड पे। डेबिट के टोटल में भी 70,000 और क्रेडिट के टोटल में भी 70,000। और फिर जब इस 70,000 में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे 20,000, तो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 50,000। तो ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 50,000। अब इस बैलेंस को आपने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि 2017 तक का उसने अकाउंट मांगा है और 2017 तक का हमने अकाउंट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब फ़र्क समझ लें, ये हमने किया था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसमें आपने देखा हमने 3 साल अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो तीनों साल हमने 1 लाख पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अगर हम करते रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो फ़र्क क्या आ जाता,
पहले साल तो उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जितने का एसेट खरीदा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हमेशा जो न्यू बैलेंस आ रहा है 1 जनवरी वाला, उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये दोनों मेथड्स का फ़र्क है जो आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से देखते हैं ताकि आपको ये फ़र्क क्लियर हो जाए। तो देखें, प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कंपनी परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹1 लाख ऑन 1 मार्च 2015। तो अब देखिए हमारे पास अपडेट आ गई है 1 मार्च की। तो अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक मंथ काउंट करके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आगे वैसे ही कहता है दी कंपनी डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट कंप्यूटर ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी एक ही मेथड के दो नाम है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और अब जो रेट गिवन है वो है 10% पर एनम। कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं, यानी जो हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो सेम उसी तरह 31 दिसंबर तक चार्ज करेंगे। और रिक्वायरमेंट में देख लें, उसने कहा प्रिपेयर करें कंप्यूटर अकाउंट अप टू 2017, यानी ये अकाउंट भी हमने 3 साल का बनाना है। 2015 में एसेट खरीदा है, 2016 में बैलेंस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी और 2017 में भी बैलेंस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि अब जो हम मेथड कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं। रिपीट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट, जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो पहले साल डेप्रिसिएशन तो उसी वैल्यू पे चार्ज करते हैं जितने का एसेट खरीदा हो, क्योंकि पहले साल हमारे पास बैलेंस नहीं होता। बाकी रिमेनिंग जितने साल का भी वो आपको अकाउंट कहे उस पे आपने डेप्रिसिएशन हमेशा जो न्यू बैलेंस आएगा उस पे चार्ज किया करनी है। तो देखें किस तरह करेंगे हम। डेबिट साइड पे वैसे ही हमने 2015 लिख दिया और 1 मार्च लिखना है, क्योंकि इस दफ़ा जो एसेट खरीदा गया है वो 1 मार्च को खरीदा गया है। और जिस तरह आपको बताया था, जब भी एसेट खरीदें या एसेट पर एक्सपेंस करें तो उसकी रिकॉर्डिंग आपने कैश के नाम से करनी है। तो देखें डेबिट साइड पे कैश के नाम से रिकॉर्डिंग करेंगे, 1 लाख रुपया कैश के नाम से डेबिट में आ जाएगा। और फिर क्रेडिट साइड पे उसी तरह 2015 और 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट लिखेंगे और डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन की वर्किंग देख लें, वैल्यू किस तरह निकाल ली हमने। 1 लाख का एसेट खरीदा था तो 1 लाख पर 10% लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास रेट 10% है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 10/12 करना है, क्योंकि मार्च से दिसंबर तक जब हम मंथ काउंट करें तो वो 10 महीने बनते हैं। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने बन रहे थे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 6/12 किया था। इस क्वेश्चन में क्योंकि 10 महीने बन रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 8333। फिर से वैसे ही करना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस निकालते हैं। और बैलेंस निकालने का तरीकाकार ये है कि आपने डेबिट साइड वाली अमाउंट को पहले दोनों तरफ लिखना है। डेबिट साइड में अमाउंट थी 1 लाख, इसे दोनों साइड के टोटल में लिख देना है 1 लाख। फिर उस 1 लाख में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट 8333 माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस आ गया 91667। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह अब इस बैलेंस को हम अगले साल 1 जनवरी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा हमारे पास 2016। 2016 के नीचे हमने 1 जनवरी पहली तारीख लिखनी है और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया हमने 91667, जो पिछले साल 2015 में बैलेंस निकला था। अब क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम इस बैलेंस की अमाउंट पे करेंगे। तो देखें क्रेडिट साइड पे हमने लिखा 2016 और क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर। और आगे जब हमने डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग की है तो इसकी वर्किंग देखें किस तरह अमाउंट कैलकुलेट की। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस दफ़ा देखें 91667 पे कैलकुलेट कर रहे हैं बैलेंस पे, अब 1 लाख पे नहीं कर रहे क्योंकि अब मेथड चेंज है, अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं। तो देखें 91667 को मल्टीप्लाई किया हमने 10/100 से, जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और मल्टीप्लाई बाय 12/12 क्योंकि अब भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने पूरे बन रहे हैं। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी 9167। फिर वैसे ही करेंगे, डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे 91667। इस टोटल को हमने
डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल में लिखना है और फिर इस टोटल में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करनी है। तो 91667 में से हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस की 9167, तो बैलेंस आ जाएगा 2016 का 82,500। फिर से वैसे क्योंकि हमने अकाउंट 3 साल तक बनाना है, अभी 2016 तक का बना है, तो इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे 2017 फर्स्ट जनवरी को। तो देखें 2017 फर्स्ट जनवरी में हमने ये बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया 82,500। और जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड पे, उसी तरह क्लोजिंग डेट लिखेंगे 2017 की 31 दिसंबर और डेप्रिसिएशन लिखेंगे। लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन आएगी वो न्यू बैलेंस पर आएगी, जो कि हमारा निकला था 82,500। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस का तरीकाकार याद रखना है, हमेशा हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो न्यू बैलेंस पे करनी है, सिवाय पहले साल के। पहले साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो एसेट की कॉस्ट प्राइस पर ही चार्ज होगी। तो देखें 2017 में जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है वो 82,500 को मल्टीप्लाई किया है 10/100 से 10% और फिर मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि अब भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने पूरे बन गए। डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल आई 8,250। फिर से बैलेंस करने का वही तरीका कि डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है। 82,500 को पहले हमने दोनों तरफ लिखा, फिर इस टोटल में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करनी है। तो 82,500 में से 8250 माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन के नीचे बैलेंस लिखेंगे हम 74,250। और 3 साल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, तो अकाउंट हम अपना क्लोज कर देंगे। यानी अब आपने इस बैलेंस को आगे ट्रांसफ़र नहीं करना। तो ये हमारा मेथड था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक हमने किया है स्ट्रेट लाइन मेथड से, एक हमने किया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। सिंगल एसेट वाला क्वेश्चन, यानी अगर एक ही एसेट खरीदा जाए तो किस तरह क्वेश्चन होता है।